अगला है कि नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इसका शीर्षक है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट। तो जारी करता है नीति आयोग। संस्करण इसका प्रथम है। जारी करने की तिथि 27 नवंबर। तो इसमें है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाले नीति आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर गरीबी को मापने वाला पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 पर आधारित है, जिसे 2015-16 में संचालित किया गया था। तो इसे 12 संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से वह राज्य सरकारों और सूचकांक प्रकाशन एजेंसियों, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है इस सूचकांक को। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 वृहद आयामों में परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले कई और एक साथ अभावों को शामिल इसमें किया गया है। तो इसके अनुसार बिहार, झारखंड, यूपी देश के सबसे गरीब राज्य हैं। वहीं केरल, गोवा और सिक्किम में सबसे कम है, गरीबी सबसे कम है। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक गरीबी दादर और नगर हवेली में है, जबकि पुदुचेरी में गरीबी सबसे कम है। अब है राज्यों में बहुआयामी निर्धनता। सबसे सर्वाधिक गरीब राज्य और सबसे कम गरीबी वाले राज्य। तो सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार, फिर झारखंड, फिर यूपी, फिर MP और फिर मेघालय। ये गरीबी का प्रतिशत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला है कि सबसे कम गरीबी वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल सबसे कम गरीब, फिर गोवा, फिर सिक्किम, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब। और यही आंकड़ा है केंद्र शासित प्रदेशों में कि बहुआयामी गरीबी वाले ये केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, फिर जम्मू कश्मीर व लद्दाख, फिर दमन एवं दीव, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और फिर लक्षद्वीप और फिर पुदुचेरी। यानी पुदुचेरी में सबसे क्या है? कम है गरीबी। ठीक है। इसके बाद में है अगला जो महत्वपूर्ण खबर है, वो है भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न किया गया था। ठीक है। इसे IFFI 2021 के नाम से भी जाना जाता है। तो गोवा के पणजी में ये हुआ। 20 से 28 नवंबर तक ये चला। पणजी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित हुआ, जो एशिया की सबसे प्राचीन व देश की सबसे बड़े फिल्मोत्सव में से एक है। इसका उद्घाटन समारोह गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, यानी गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्ले, और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कौन है? श्री L मुरुगन। इसके उद्घाटन समारोह में क्या हुए? शामिल हुए। ठीक है। और फिर है इसके अब है कि इस वर्ष 5 ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत फोकस कंट्री थे। पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव को 20 से 28 नवंबर 2021 के दौरान गोवा में इफ्फी महोत्सव के साथ साथ आयोजित किया गया था। यह ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का 6वां संस्करण था। अब फिल्म महोत्सव एक नज़र में। महोत्सव के उद्घाटन समारोह की फिल्म थी द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। इसके निर्देशक हैं कार्लोस सोरा। महोत्सव के समापन की फिल्म है ए हीरो। इसके निर्देशक है असगर फरहादी। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 ये मिला है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। और द अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में
उनकी उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हंगेरियन फिल्म निर्देशन इस्त्वन सजाबो और अमेरिकन फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक और अभिनेता मार्टिन स्कोर्स को मिला है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिनेमा में उनकी उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोनों को मिला है। महोत्सव में जूरी के प्रमुख फिल्म निर्माता रक्षण बैयतमंड इसके जूरी के प्रमुख थे। महोत्सव में पुरस्कारों का वितरण 28 नवंबर को किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर यानी गोल्डन पीकॉक किसे दिया गया? निर्देशक मसाकाजु कोनेंको की जापानी फिल्म रिंग वॉन्डरिंग पर इनको दिया गया। स्वर्ण मयूर के साथ में 40 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और इसके पुरस्कार के तहत निर्माता और निर्देशन के लिए समान रूप में विभाजित की जाती है ये राशि। ठीक है, अब है रजत मयूर। वो स्वर्ण मयूर था, अब रजत मयूर किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में सेविंग वन हु इज डेड इसके चेक निर्देशक कौन थे? वक्लाव कदर्नका। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र भिंकुलाल जोशी और फिल्म थी गोदावरी, निर्देशक थे निखिल महाजन। एंजेला मोलिना को चार्लोट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए रजत मयूर अवार्ड दिया गया। इन्हें रजत मयूर के साथ क्रमशः 10-10 लाख की राशियां इन पुरस्कारों के लिए दी गई हैं। फिर ज्यूरी का विशेष पुरस्कार मराठी निर्देशक निखिल महाजन को गोदावरी ने विशेष ज्यूरी पुरस्कार के लिए सिल्वर पिकॉक प्राप्त किया। और निर्देशक कौन थे इसके? रोड्रिगो डी ओलिवेरा की द फर्स्ट फॉलन में उनकी भूमिका के लिए ब्राजीलियाई अभिनेत्री रेनेटा कार्वाल्हो के साथ पुरस्कार साझा किया, तो इनको मिले हैं। फिर है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जो मराठी में दिया गया है। फिर ICFT यूनेस्को गांधी मेडल है, उसमें महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों पर उनके आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए चार्ड फिल्म निर्माता मेहमत सालेह हारून द्वारा बनाई गई लिंगुई और द सेक्रेड बॉन्ड्स को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु चुना गया है। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है फिल्म जौहरी और इसका निर्देशन किया है मारी एलेंसेड्रिनी ने, तो ये आपको याद रखनी है। फिर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का चरण सेकंड है, उसका क्या है निष्कर्ष उसके जारी कर दिए गए हैं। नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में के चरण सेकंड में के जो निष्कर्ष है वो 24 नवंबर को जारी किए गए थे। भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है और राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार अब भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 क्या है महिलाएं हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार निष्कर्ष है उसके अनुसार क्या है, भारत और 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण व अन्य पर प्रमुख संकेतकों के 2019 से 21 के तथ्य पत्रक यानी फैक्ट शीट जारी किए गए हैं। चरण 2 में जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वेक्षण किया गया उनमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश
और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और उत्तराखंड सम्मिलित हैं इसमें। पहले चरण में शामिल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में NFHS 5 के निष्कर्ष दिसंबर 2020 में जारी किए गए थे। तो इसके प्रमुख परिणाम क्या हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये है कि कुल प्रजनन दर है राष्ट्रीय स्तर पर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 2.2 से घटकर हो गई है 2.0 हो गई है। ये तो हमने पहले भी आ चुका है। ये तो चंडीगढ़ में यह 1.4 और उत्तर प्रदेश में यह 2.4 हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और यूपी को छोड़कर सभी चरण 2 के राज्यों ने प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर 2.1 हासिल कर लिया है। फिर समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर अखिल भारतीय स्तर पर और पंजाब को छोड़कर लगभग सभी ने चरण 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 54% से 67% तक ये बढ़ गई है समग्र गति निरोधक प्रसार दर। फिर है कि परिवार नियोजन की अधूरी जरूरतें। झारखंड 12%, अरुणाचल प्रदेश 13% और यूपी 13% को छोड़कर सभी राज्यों ने घटकर 10% से कम हो गई है। ये अधूरी ज़रूरतें कम हो गई है और इनका आंकड़ा भी चेंज नहीं हुआ है। फिर 12 से 23 महीने जो है 12 से 23 महीने की आयु वाले बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण अभियान। तो अखिल भारतीय स्तर पर 62 से 76% तक सुधार हुआ है। ओडिशा के लिए अधिकतम 90% है। फिर अस्पतालों में जन्म या प्रसव अखिल भारतीय स्तर पर 79% से बढ़कर 89% हो गए हैं और तमिलनाडु और पुडुचेरी में यह लगभग 100% तक है। दूसरे चरण के 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 7 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है 90% से ये अधिक हो गया है। फिर है बाल पोषण संकेतक अखिल भारतीय स्तर पर। तो स्टंटिंग 38 से घटकर 36%, वेस्टिंग 21 से घटकर 19% और कम वजन 36 से घटकर 32 हो गया है प्रतिशत। चरण 2 में सम्मिलित राज्यों और अखिल भारतीय स्तर पर आधे से अधिक बच्चों और महिलाओं को एनीमिया से ग्रसित बताया गया है और 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को विशेष रूप से स्तनपान कराने से अखिल भारतीय स्तर पर 2015-16 में 55% से 2019-20 में 64% तक सुधार हुआ है। फिर है कि SDG और डैशबोर्ड 2021-22 जारी हो गया है। शीर्षक है SDG 2021-22, जारीकर्ता नीति आयोग, संस्करण प्रथम है, जारी करने की तिथि 23 नवंबर है। शीर्ष स्थान शिमला को प्राप्त हुआ है। तो सतत विकास लक्ष्य SDG के स्थानीयकरण और राष्ट्रीय और राज्य केंद्र शासित स्तर पर मजबूत SDG प्रगति निगरानी प्रणाली स्थापित करने हेतु एक सूचकांक और डैशबोर्ड भारत जर्मन विकास सहयोग साझेदारी में तैयार किया गया है। तो SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में SDG ढांचे में सभी 46 लक्ष्यों में 77 SDG सूचकों के आधार पर 56 शहरी क्षेत्रों के रैंक प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें शहरी क्षेत्रों को उनके समग्र स्कोर के आधार पर आकांक्षी 0 से 4.9 और परफॉर्मर को 50 से 64 के बीच को परफॉर्मर और फ्रंट रनर को 65 से 99 और अचीवर को 100% श्रेणी 100% में यानी अंकों में बांटा गया है। तो सूचकांक में 10 स्थिर स्थान जो शीर्ष स्थान पाने वाले शहरी क्षेत्र वो कौन कौन से हैं। तो शहरी क्षेत्र शिमला,
हिमाचल प्रदेश का शिमला है, जिसे के स्कोर क्या है 75.50 इसका समग्र स्कोर है। फिर कोयम्बटूर 2 नंबर पे है जो तमिलनाडु में है। फिर 3 नंबर पे चंडीगढ़। तिरुवनंतपुरम केरला में, और फिर कोच्चि केरल में, फिर पणजी गोवा में, फिर पुणे महाराष्ट्र में, और फिर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, अहमदाबाद गुजरात में, फिर नागपुर महाराष्ट्र में। तो देखेंगे हम तो तमिलनाडु के इसमें 2 शामिल है शहरी क्षेत्र, और महाराष्ट्र के भी 2 है, पुणे और नागपुर, और बाकी केरल के भी 2 हैं। गोवा का 1 है, गुजरात का 1 है, हिमाचल प्रदेश का 1 शामिल है। फिर इसमें 5 ऐसे शहरी क्षेत्र जिनको सबसे निचला स्थान, निचले पायदान पर जो हैं वो कौन से हैं। पटना का सबसे, बिहार ये सबसे निचले पायदान पे। फिर गुवाहाटी असम में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, और मेरठ उत्तर प्रदेश, और धनबाद कहाँ पे है, झारखंड में। अब है भारत और एडीबी के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु ऋण समझौता। भारत और एडीबी के बीच में हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु ऋण समझौता। ठीक है, तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी है, ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्र में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को मजबूत करने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए कुल $300 मिलियन के ऋण पर नवंबर 2021 में हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर शहरी क्षेत्र कार्यक्रम में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और महामारी की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें स्लम क्षेत्रों के निवासियों 51 मिलियन निवासियों सहित 256 मिलियन से अधिक शहरी निवासियों को क्या है, लाभ मिलेगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य पहलों आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, और जिसे अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का नया नाम दे दिया गया है, सहायता प्रदान करेगा ये समझौता। अब एक कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले राज्य, इस कार्यक्रम में कितने राज्य लाभान्वित होंगे, तो आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और फिर पश्चिम बंगाल। कुल इसमें 13 राज्य हैं जिनको इसका क्या है, लाभ मिलेगा। अगली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगला जो करंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो है कि श्रीनगर है वो यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हो गया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। उसको यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क में 8 नवंबर को शामिल कर लिया गया है। श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। जयपुर के बाद इस श्रेणी में भारत का यह दूसरा शहर है, यानी इससे पहले जयपुर को शामिल कर लिया गया था और इसके जयपुर के बाद में श्रीनगर को शामिल किया गया है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला और शिल्प में शामिल किया गया है। और मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद, पहले मुंबई, फिर चेन्नई, फिर हैदराबाद, फिर वाराणसी, फिर जयपुर और उसके बाद में श्रीनगर को यह उपलब्धि हासिल हुई है। तो ये भारत का कौन सा शहर बन गया है, छठा। और यूनेस्को की सूची में विश्व भर के 49 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से 6 हो गए भारत के। इस सूची में 49 शहरों को शामिल किया गया है और इससे पहले इस सूची में कितने थे, 246 इसमें पहले से थे। तो यूनेस्को की द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब ऐसे शहरों की संख्या अब टोटल कितनी हो गई है, 295 हो गई है।
जो 90 देशों से 295 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। इसका शीर्षक हो गया पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। जारीकर्ता पब्लिक अफेयर सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है, गैर लाभकारी थिंक टैंक। और फिर जारी करने की तिथि है 29 अक्टूबर और शीर्ष स्थान इसमें किसको मिला है केरल को। तो इस सूचकांक में शासन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों विकास, इक्विटी और स्थिरता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है। शासन के स्तंभों में से प्रत्येक को 5 शासन अभ्यास विषयों में विभाजित किया गया है। सूचकांक में 5 केंद्र प्रायोजित योजनाओं, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, समग्र शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील का विश्लेषण भी शामिल किया गया है। फिर विभिन्न वर्गों में शीर्ष व निम्न स्थान प्राप्त करने वाले राज्य। तो शीर्ष स्थान पे केरल रहा है, फिर 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 नंबर पे तेलंगाना, 4 नंबर पे छत्तीसगढ़ और 5 नंबर पे गुजरात। और निम्न यानी सबसे निचले पायदान पे रहा है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में बिहार, फिर ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन है? सिक्किम, गोवा और मिजोरम। और निम्न स्थान पे मणिपुर, उत्तराखंड और दिल्ली। और फिर है केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पे है पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। और निम्न और लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और अंडमान और निकोबार। अगला पॉइंट है कि एडलगिव ने जारी की देश के परोपकारियों की सूची। एडलगिव हुरोन इंडिया परोपकार सूची 2021 संस्करण इसका 8वां है। जारीकर्ता एडलगिव और हुरोन इंडिया और जारी करने की तिथि है 28 अक्टूबर 2021। तो हुरोन इंडिया और एडलगिव द्वारा जारी देश के परोपकारियों को इस सूची में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच दान के मूल्य के आधार पर भारत में सबसे उदार लोगों की रैंकिंग जारी की गई है। देश की अग्रणी आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने दूसरी बार भारत के परोपकारी अरबपतियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो वित्त वर्ष 2020-21 में उन्होंने 9,713 करोड़ रुपए दान किए थे। इस प्रकार उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में अपने दान में 23% वृद्धि की है। इसमें शीर्ष स्थान पे 10 परोपकारी अपने देखेंगे। इसमें अजीम प्रेमजी व परिवार कंपनी इनकी विप्रो है और प्रमुख दान शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। दूसरा है शिव नडार परिवार, HCL टेक्नोलॉजीज इनकी कंपनी का नाम है, शिक्षा में इन्होंने दिया है दान। मुकेश अंबानी परिवार का है कंपनी रिलायंस और शिक्षा में। और चौथा है कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार, आदित्य बिड़ला कंपनी है इनकी और स्वास्थ्य में दान दिया है। फिर 5वां स्थान है नंदन नीलेकणी, इंफोसिस कंपनी है, सोशल थिंकिंग में दिया है। छठा है हिंदुजा परिवार कंपनी हिंदुजा, दान शिक्षा के क्षेत्र में। 7वां है बजाज परिवार कंपनी बजाज और दान स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और 8वां है कि अनिल अग्रवाल परिवार कंपनी वेदांता और आपदा राहत में दान दिया है। और 9वां है गौतम अडानी परिवार, अदानी कंपनी है और आपदा राहत। और 10वां है बर्मन परिवार, डाबर इंडिया इनकी कंपनी है बर्मन परिवार की और हेल्थ केयर में इन्होंने क्या दिया है? दान दिया है। अन्य प्रमुख तथ्य हम पढ़ेंगे। इसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11 लोगों ने रुपये 100 करोड़ से अधिक का वार्षिक दान किया है। दानवीर लोगों में से 72 दाताओं ने कुल 9,658 करोड़ शिक्षा पर, जो कि सर्वाधिक है,
सर्वाधिक शिक्षा पे क्या है, दान दिए हैं शिक्षा के लिए। इसके बाद 60 दानदाताओं द्वारा 1915 करोड़ रुपए आपदा राहत के लिए और 859 करोड़ रुपए 25 दानदाताओं द्वारा हेल्थ केयर के क्षेत्र में दान किए गए हैं। फिर है अडेल गिव हुरून इंडिया की भारत की सर्वाधिक दयालु महिलाओं की सूची 2021 में रोहिणी नीलेकर्णी प्रथम और लीना गांधी तिवारी द्वितीय व अनुआगा परिवार तृतीय स्थान पर रही हैं महिलाओं की सूची में। ठीक है, अब आगे की न्यूज़ है वो है कि आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है ने आयुष्मान CAPF योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ NSG के जवान को आयुष्मान कार्ड सौंपकर 2 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में किया। ठीक है, और इस योजना के तहत CAPF के कार्यरत कर्मी व उनके स्वजन आयुष्मान भारत PM CGHS के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इन पेशेंट और आउट पेशेंट स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। अब इस योजना के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह योजना गृह मंत्रालय व स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है। इसमें सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPFs और कर्मियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 23 जनवरी 2021 को असम राज्य में पायलट आधार पर आयुष्मान CAPF योजना शुरू की गई थी। फिर है योजना के तहत गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा बल के सभी सेवारत कर्मी और उनके आश्रित इस योजना के अंतर्गत कवर होंगे। अगला है कि SBM U2.0 और अमृत 2.0 हेतु परिचालन दिशा निर्देश जारी। मिशन का शीर्षक है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0। शुभारंभ इसका 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में MOHUA के आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान किया गया। मंत्रिमंडल की मंजूरी इसको मिली 12 अक्टूबर 2021 को और परिचालन दिशा निर्देश जारी करने की तिथि थी 27 अक्टूबर 2021। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने की आकांक्षा साकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं अमृत 2.0 यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत 2.0 में 4,700 कस्बों में घरों को नल व जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। अब आगे है कि SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में का बजट परिव्यय क्या है 1,41,600 करोड़ रुपए और अमृत 2.0 का
में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के तहत 4,700 कस्बों में घरों में नल जल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में घरों को सीवरेज सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। अमृत 2.0 के लिए कुल अनुमानित बजट 2.99 लाख करोड़ है। अब है अगला जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। इंदौर लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है, जबकि छत्तीसगढ़ ने सबसे स्वच्छ राज्य का स्थान बरकरार रखा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के भाग के रूप में आयोजित किए गए स्वच्छ अमृत महोत्सव में भारत के सबसे स्वच्छ शहरों के विजेताओं को 20 नवंबर 2021 को सम्मानित किया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में श्रेणीवार विजेता 1 लाख से ज़्यादा आबादी की श्रेणी में 1 नंबर पे है इंदौर, 2 नंबर पे सूरत और 3 नंबर पे है विजयवाड़ा। 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में 1 नंबर पे बिट्टा, 2 नंबर पे लोनावाला और 3 नंबर पे है सासवाड़। तीनों ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और देश का सबसे स्वच्छ छोटा शहर 1 से 3 लाख की आबादी की श्रेणी का है दिल्ली। और देश का सबसे स्वच्छ मीडियम शहर 3 से 10 लाख की आबादी की श्रेणी में नोएडा और गौतम बुद्ध नगर यूपी में। देश का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर 10 से 40 लाख की आबादी की श्रेणी में नवी मुंबई ठाणे महाराष्ट्र में। और सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर 1 लाख से कम आबादी वाला वाराणसी और उत्तर प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर 1 लाख से कम, इसमें एक ज़्यादा होगा, कन्नौज उत्तर प्रदेश। छावनी बोर्ड श्रेणी में अहमदाबाद और 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर राज्य का पुरस्कार छत्तीसगढ़। 100 से कम ULB श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार झारखंड को मिला है। अगला है IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। जारीकर्ता इंडियन पुलिस फाउंडेशन। जारी करने की तिथि नवंबर 2021 और शीर्ष स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। तो दिल्ली स्थित थिंक टैंक IPF इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वे में 10 प्रश्नों का सेट रखा गया था, जिसमें 6 सूचकांक क्षमता आधारित संकेतकों के और 3 सूचकांक मूल्य आधारित संकेतक और के तथा 1 सूचकांक विश्वास का था। इस सर्वेक्षण में ITI कानपुर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि बिहार ने समग्र पुलिसिंग में सबसे कम स्कोर किया। इस सर्वे में पुलिस के साथ संतोष का राष्ट्रीय औसत 69% पाया गया, यानी 69% पाया गया। अब इस इंडेक्स में पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का, दूसरा तेलंगाना का, तीसरा असम का, चौथा केरल का, 5वां सिक्किम का, 6वां मिजोरम का, 7वां गुजरात का, 8वां उड़ीसा का, 9वां हिमाचल प्रदेश का और 10वां पुडुचेरी का, ठीक है। और 11वां गोवा का, 12वां दिल्ली का, 13वां तमिलनाडु का, 14वां कर्नाटक का और 15वां उत्तराखंड का इसमें स्थान आया है। 16वां है पश्चिम बंगाल का, 17वां मेघालय का, 18वां स्थान है हरियाणा का, 19वां त्रिपुरा का, 20वां जम्मू कश्मीर का, 21वां महाराष्ट्र का और 22वां राजस्थान का, 23वां मध्य प्रदेश का और 24वां नागालैंड का, 25वां पंजाब का, 26वां झारखंड का, 27वां छत्तीसगढ़ का और यूपी का, 28वां और 29वां बिहार का, यानी बिहार सबसे निचले पायदान में है और सबसे
पहला स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। महत्वपूर्ण तथ्य है कि गुवाहाटी में आयोजित राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजीपी के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2014 में स्मार्ट पुलिसिंग विचार की कल्पना व्यक्त और प्रस्तुत की गई थी। फिर उसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई। अभी है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़ रहे थे तो ये ब्रीफ में आई थी ये खबर कि प्रधानमंत्री ने किया कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। तो भोपाल में की है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, देश का पहला ISO सर्टिफाइड और देश का पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस रेलवे स्टेशन को पूर्व में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया है, कमलापति रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। वस्तुतः PM मोदी द्वारा भोपाल यानी मध्य प्रदेश में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिनमें रेल लाइन परिवर्तन और विद्युतीकरण, उज्जैन, फतेहाबाद, चंद्रवंतीगंज और बड़ी लाइन खंड, भोपाल खरखेड़ा खंड में तीसरी रेल लाइन और रेल लाइन परिवर्तन और विद्युतीकरण, मिथिला निमाड़ खीरी बड़ी लाइन खंड और विद्युतीकरण, गुना ग्वालियर खंड शामिल है। ठीक है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उज्जैन इंदौर और इंदौर उज्जैन के बीच 2 नई मेमू रेल को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिर है जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन। अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर भोपाल पहुंचकर PM मोदी ने वहां 15 नवंबर 2021 को आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में भाग लिया और जनजातीय समुदाय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं नीचे दी गई है। जैसे मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना का भी शुभारंभ किया गया। कब? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। दूसरा, MP सिकल सेल मिशन को लॉन्च किया गया। तीसरा कि देश भर में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखेगी। इसमें ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि PM मोदी ने इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को है को भारत सरकार द्वारा कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव दिवस। कब? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती अर्थात जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 नवंबर को ही किया गया। ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया था रांची में। ओके। यह संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी जनजातीय संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। अगला है सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजीज। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन ITI गुवाहाटी में 21 नवंबर 2021 को किया गया। इसके उद्देश्य और लाभ क्या होंगे? CNT का उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों का सामना करना और नैनो टेक्नोलॉजी में उद्योग के साथ अकादमिक साझेदारी को बढ़ाना है। सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम उस ज्ञान के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और उसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो भारत के लिए अद्वितीय है। इसी शीर्ष प्राथमिकताओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत, योग, संस्कृत, पारंपरिक दवाएं, मंदिर, वास्तुकला,
चीनी मिट्टी की परंपरा और पूर्वोत्तर भारत की विशेष कृषि पद्धतियां स्वस्थ आहार के रूप में उत्तर पूर्व के हर्बल पौधे और असम के धातु कर्म इसमें क्या है शामिल होंगे। अब नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट की हम बात कर लेते हैं। सीमा सड़क संगठन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। तो सीमा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 19,024 फीट 0.73 मीटर ऊंचे उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क को ब्लैक टॉपिंग का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये लद्दाख में है। 52 किलोमीटर लंबी चिसुमले से डेमचोक टर्मेक सड़क को BRO की परियोजना हिमांक के तहत विकसित किया गया था। इस सड़क को 52 किलोमीटर लंबी है, जिसको प्रोग्राम हिमांक के रूप के तहत इसको विकसित किया गया था। इस सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए गिनीज बुक की ओर से सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक DGBR के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को 16 नवंबर 2021 को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। यानी इसके महानिदेशक कौन हैं? सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अब है संग्रहालय। भारतीय खाद्य निगम द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर में खाद्य सुरक्षा संग्रहालय फूड सिक्योरिटी म्यूजियम की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई? तमिलनाडु के तंजावुर में की गई खाद्य संग्रहालय की स्थापना। भारत के इस पहले खाद्य सुरक्षा यानी ये भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामलों व खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 15 नवंबर 2021 को किया गया। तो भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया। यह संग्रहालय विषय आधारित है और इसमें मध्य पाषाण काल से लेकर अब तक भंडारण के सभी विभिन्न तरीकों और आदिमानव द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया। अगला है कि पाताल पानी इंदौर यानी मध्य प्रदेश रेलवे स्टेशन का नाम है। इसका नाम आदिवासी आइकन तांत्या भील नाम पर रखने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 22 नवंबर 2021 को की गई। तांत्या भील को आदिवासियों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष तथा रक्षा प्रौद्योगिकी की। ठीक है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसमें है नासा ने लॉन्च किया डॉट मिशन। तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में उपस्थित क्षुद्र ग्रह की अपने अंतरिक्ष यान से जोरदार टक्कर कराने के विशेष मिशन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना और ताकि इसे पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। इसका नाम है नासा ने भविष्य में पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए प्रयोग के रूप में भेजेगी अपने इस तरह के इस पहले मिशन का नाम डॉट मिशन नाम इसका दिया है। इसका प्रयोग इस मिशन के तहत नासा का यह अंतरिक्ष यान दोहरे क्षुद्र ग्रह डिडिमोस के डिमोफोस से टकराकर उसकी गति और दिशा को परिवर्तित करने का प्रयोग करेगा। एक बड़े फ्रिज के आकार का डॉट अंतरिक्ष यान जिसके दोनों ओर लिमोसिन के आकार के सोलर पैनल लगे हैं डिमोफोस से 15,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। प्रक्षेपण इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा कैलिफोर्निया स्थित बाडेनबर्ग
स्पेस फोर्स बेस से 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया। अब है स्पेस एक्स ने क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क के स्वामित्व वाली निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है, जो फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 10 नवंबर 2021 को लॉन्च किया। इस अभियान में इस्तेमाल किए गए लॉन्च व्हीकल में दो स्टेज का फॉल्कन 9 रॉकेट के ऊपरी हिस्से में क्रू के लिए ड्रैगन कैप्सूल लगा है, जिसे एंड्योरेंस नाम दिया गया है। ड्रैगन कैप्सूल को इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अप्रैल 2022 तक 6 महीने के विज्ञान मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया है। इस मिशन पर भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों में नासा के टॉम मोर्सबर्न पायलट हैं और काइला बेरन मिशन विशेषज्ञ है, और साथ ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री मैथियस मोरर मिशन विशेषज्ञ शामिल हैं। क्रू 3 मिशन में साथ गए भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी को इस मिशन के कमांडर के रूप में शामिल किया गया है। अब विशेष बात इसमें क्या है कि इस क्रू के पृथ्वी की कक्षा पार करते ही 60 वर्षों के इतिहास में 600 लोगों के अंतरिक्ष जाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया। चारी, बेरन और मोरर अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान पर गए। इसके साथ ही वे अंतरिक्ष में 599 और 600वें और 601वें इंसान बन गए। ठीक है, अब है चारी बेरन नासा के आगामी आर्टेमिस मिशन, जिसका उद्देश्य इंसानों को फिर से चांद पर भेजना है, के लिए चुने गए 18 अंतरिक्ष यात्रियों के पहले ग्रुप से है। अगला जो पॉइंट है वो है कि चीन द्वारा विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो चीन ने एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अपने उत्तरी शांसी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सेलोंग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा 5 नवंबर को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज के 395 फ्लाइट मिशन में प्रक्षेपित किए गए विश्व के इस पहले पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को गुआनगमू नाम दिया गया। चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा विकसित यह SDG-SAT-1 उपग्रह विश्व का पहला विज्ञान उपग्रह है जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा की सेवा के लिए समर्पित है। और फिर अगली खबर है कि चीन ने लॉन्च किया शिजियान 21 सैटेलाइट। अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए चीन द्वारा एक नया उपग्रह 24 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम है शिजियान 21। तो दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित इस उपग्रह को शिजियान 21 नाम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी की। तो रूस ने किया ज़िरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण। रूस ने किया है ये। रूस ने अपने सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम के तहत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकोन का एक सफल परीक्षण किया है। रूस द्वारा 18 नवंबर 2021 को दी गई जानकारी के अनुसार रूसी नौसेना ने फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव युद्धपोत से दागी गई ज़िरकोन हाइपरसोनिक क्रूज ने रूसी आर्कटिक सागर में स्थापित परीक्षण लक्ष्य को पूर्ण सटीकता के साथ नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। रूस द्वारा इससे पहले
रूस द्वारा इससे पहले क्या है कि बेरेटस सागर में परमाणु पनडुब्बी सेवेरोडोइन्स से इस जिरकॉन सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अक्टूबर 2021 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि रूस की महत्वाकांक्षा इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 2022 में रूस के सैन्य हथियारों के जखीरे में शामिल करना है। अब है कि मैसिव इंफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम। तो इस डिटेक्शन सिस्टम ऊंचाई पर मंडराने और लंबी दूरी के खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई जटिल मिसाइल रक्षा प्रणाली है ये, जो इजराइल द्वारा 3 नवंबर 2021 में प्रदत्त जानकारी के अनुसार यह मिसाइल रक्षा प्रणाली विश्व की अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है। इस मिसाइल रक्षा प्रणाली को इजराइल की सरकारी कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका कंपनी TCOM की साझेदारी से बनाया है। उल्लेखनीय है कि इजराइल के पास पहले ही आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसका सफलतापूर्वक उन्होंने उपयोग वर्ष 2021 में हुए 11 दिवसीय गाजा पट्टी युद्ध में किया था। अब अगला है, ये भारत से जुड़ी खबर है कि INS विशाखापत्तनम नौसेना में कमीशन किया गया, यानी P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में नेवल डॉकयार्ड मुंबई में 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इससे पूर्व 4 प्रोजेक्ट 15B अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अर्थात Y12704 विशाखापत्तनम का पहला जहाज मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को 28 अक्टूबर 2021 को डिलीवर किया गया था। इस जहाज को भारतीय नौसेना की इन हाउस डिज़ाइन संस्था नौसेना डिज़ाइन निदेशालय ने डिज़ाइन किया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। तो भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक में से एक इस जहाज का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके ही इसका निर्माण किया गया है। अब है कि लगभग 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित 163 मीटर लंबे इस युद्धपोत में 7,400 टन का पूर्ण भार विस्थापन और 30 समुद्री मील की अधिकतम गति है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ब्राक 8 के अलावा स्वदेशी हथियारों तथा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें BEL बेंगलुरु और ब्रह्मोस तय सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर और पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से लैस है। अब है कि प्रोजेक्ट 15B मेंबर्स मेसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में प्रोजेक्ट 15B के 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर निर्माणाधीन हैं। इन 4 जहाज़ों के निर्माण का अनुबंध 28 जनवरी 2011 में ही हुआ था। यह परियोजना पिछले दशक में शुरू किए गए कोलकाता श्रेणी की अनुवर्ती है, 15A की अनुवर्ती है। ये जहाज़ अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज, उन्नत स्टील्थ सुविधाओं और उच्च स्तर के स्वचालन के साथ दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। वर्तमान में P-15B के तहत कुल 4 युद्धपोतों विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत की योजना बनाई गई है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। भारत का स्वदेशी विध्वंसक निर्माण कार्यक्रम वर्ष 1990 के दशक के अंत में 3 दिल्ली वर्ग के
युद्धपोतों के साथ शुरू हुआ और इसके बाद एक दशक बाद 3 कोलकाता श्रेणी P-15A विध्वंसक शामिल हुए। अब है स्टील्थ फ्रिगेट तुशील रूस में लॉन्च। P1135.6 वर्ग के 7वीं भारतीय नौसेना फ्रिगेट को रूस ने कालिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में 28 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया। इस युद्धपोत का नाम तुशील रखा गया है। संस्कृत में तुशील का अर्थ होता है रक्षात्मक कवच। भारत और रूसी संघ की सरकारों के बीच समझौते के आधार पर परियोजना 1135.6 के तहत 2 पोत रूस और 2 पोत भारत में बनाए जाने हैं। भारत में इन पोतों का निर्माण मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाएगा। इन जलपोतों का निर्माण भारतीय नौसेना की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और ये जलपोत भारत और रूस के उन्नत हथियारों और संवेदी उपकरणों से लैस होंगे, जो अपनी समुद्री सीमा के भीतर और खुले सागर में अकेले तथा पूरी नौसेना के साथ सक्रिय रूप से हिस्सा लेने में भी सक्षम होंगे। प्रोजेक्ट 1135.6 को तलवार श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट श्रेणी का है। ठीक है, अब है ICGS सार्थक राष्ट्र को समर्पित। राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को 28 अक्टूबर 2021 को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। ICGS सार्थक के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक के लिए बनाई जा रही 5 OPV की श्रृंखला में यह चौथा है और ये OPV बहु मिशन प्लेटफॉर्म है जो समवर्ती संचालन करने में सक्षम है। सार्थक 2450 टन ढोने वाला 105 मीटर लंबा जहाज है जो 9100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित है। इसमें 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन इसको किया गया है। यह गुजरात के पोरबंदर में स्थित रहेगा और कमांडर तटरक्षक क्षेत्र के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्री तट से संचालित होगा। अगला है कि DRDO और वायुसेना ने किया LRB का सफल परीक्षण। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय वायुसेना यानी IAF की टीम ने संयुक्त रूप से एक एरियल प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम यानी LRB का परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर यानी चांदीपुर कहाँ पे उड़ीसा से किया है। कब किया है? 29 अक्टूबर को किया है। LRB को अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के समन्वय में हैदराबाद स्थित DRDO प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यानी LRB बम को कहाँ से डिज़ाइन किया गया है? रिसर्च सेंटर इमारत जो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। LRB का भारत का पहला लंबी दूरी वाला 1 टन क्षमता का बम है। यह 100 किलोमीटर दूर तक का लक्ष्य भेद सकता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। अगला है कि DRDO व भारतीय वायुसेना द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड का सफल उड़ान परीक्षण। तो DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से देश में विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड यानी SAAW के 2 उड़ान परीक्षण किए गए हैं।
स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के ये 2 उड़ान परीक्षण जैसलमेर के चंदन रेंज से भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य किए गए। तो ये चंदन रेंज कहाँ पे है? जैसलमेर में है और जो राजस्थान में है। परीक्षण की विशेषताएं क्या रही ये देखते हैं। तो हथियार का सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर स्वदेशी रूप से विकसित हैं। सेंसर पर आधारित 2 अलग अलग विन्यासों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। बम के इस वर्ग का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर आधारित उड़ान परीक्षण देश में पहली बार किया गया। सिस्टम को अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री ने वायुसेना को सौंपे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो यूपी के झांसी में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में 17 से 19 नवंबर को जो चला, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के तहत स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंपे और भारतीय वायुसेना प्रमुख मार्शल विवेक राम चौधरी को 19 नवंबर को ये सौंपे गए। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का निर्मित HCLCH एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर भारी मात्रा में हथियारों और ईंधन के साथ उतर और उड़ान भर सकता है। इस अवसर पर पीएम द्वारा LCH के अतिरिक्त युद्धपोतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और मानव रहित हवाई यान UAV, भारतीय नौसेना के जहाज के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शक्ति भी सशस्त्र बलों को सौंपे गए। अब है शक्ति के बारे में। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी शक्ति EW प्रणाली शक्ति को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है इस शक्ति प्रणाली को। ठीक है, यह पारंपरिक और आधुनिक रडार की पहचान करने और उसे जाम करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों के लिए निर्मित की गई है। पहली शक्ति प्रणाली INS विशाखापत्तनम पर स्थापित की गई है और इसे स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत पर स्थापित किया जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL में 12 शक्ति सिस्टम उत्पादित किए जा रहे हैं। फिर है INS वेला नौसेना में शामिल। प्रोजेक्ट 75 की 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में चौथी पनडुब्बी INS वेला मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित औपचारिक कमीशनिंग समारोह में 25 नवंबर 2021 को कमीशन की गई। INS वेला पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगी। तो INS वेला क्या है? यह पहली बार 6 मई 2019 को पानी में उतारा गया था और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण भारत में मेसर्स नेवल ग्रुप पहले था DCNS और फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है इसका निर्माण। ठीक है, और वेला उन्नत स्टील्थ विशेषताएं हैं और ये लंबी दूरी के गाइडेड टॉर्पीडो के साथ जहाज रोधी मिसाइलों से भी लैस है। अब है कि प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिज़ाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। इसमें से 3 पनडुब्बियां कलवरी खंडेरी कर्ज को पहले ही सेवा में शामिल किया जा चुका है। तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आगे की वीडियो में हम आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे और आर्थिक परिदृश्य को फिर इसमें राउंड अप को देखेंगे, फिर प्रादेशिक परिदृश्य यानी राजस्थान के परिदृश्य को हम देख लेंगे और फिर पुरस्कार और सम्मान का हम
चर्चा कर लेंगे और इसके बाद में खेल परिदृश्य देखेंगे। तो धन्यवाद।